हेलो बच्चों, मैं आलोक श्रीवास्तव आपको फिजिक्स में गॉस थ्योरम पढ़ा रहा हूँ। और गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था, इसके लास्ट लेक्चर में। अब हम लोग गॉस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। ठीक है, आइए देखें। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ गॉसियस थ्योरम जो है वो है टोटल फ्लक्स ऑफ एन इनक्लोज सरफेस जिसमें चार्ज क्यू रखा हुआ है, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि वो क्यू चार्ज इंटेंसिटी जितनी होती है उसकी उस एरिया पे उसका वेक्टर, और टोटल जो इनक्लोज्ड एरिया होता है उसका वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं, तब हमारा टोटल फ्लक्स आता है। तो ये हमने लास्ट में पढ़ाया था आपको फ्लक्स कैलकुलेशन में। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम इसको गॉसियस थ्योरम सरल कर देती है। ये वो कहती है कि ये मत कैलकुलेट करिए, आप टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लीजिए टोटल सरफेस का, और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से डिवाइड कर दीजिए, तो सिंपली आपका टोटल फ्लक्स आ जाएगा। आपको इस झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो ये था स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है? टोटल फ्लक्स ऑफ इंटायर क्लोज सरफेस ड्यू टू ए चार्ज, पॉइंट चार्ज या कोई भी चार्ज है अंदर इनसाइड द क्लोज सरफेस इज कैलकुलेटेड बाय टोटल नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे कैलकुलेट हो जाता है। तो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। टू पार्ट होते हैं, इसमें बताया था। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, हम कैलकुलेट करते हैं कि जब चार्ज क्लोज सरफेस के इनसाइड रखा है, और दूसरे पार्ट में क्या था, जब चार्ज जो है इस क्लोज सरफेस के बाहर रखा हुआ है। तो दोनों ही केस में हम जो क्लोज सरफेस है उससे रिलेटेड फ्लक्स की गणना करते हैं, को कैलकुलेट करते हैं। तो अभी फर्स्ट पार्ट में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? व्हेन चार्ज इज सिचुएटेड इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो हमारी क्लोज सरफेस का फिगर ये मैंने बनाया, जैसे ये फिगर है, ये मान लीजिए एस चार्ज का एस क्लोज सरफेस है। ये सरफेस जो है वॉल्यूम लिए हुए है और क्लोज्ड है, बंद है, क्लोज्ड है। इसमें क्यू चार्ज रखा हुआ है, ओ पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। और तो अब हमें इसका ई कैलकुलेट करना, डीएस कैलकुलेट करना, व्हाटएवर जो पिछले बार बताया था वैसे ही कैलकुलेट करना है, लेकिन तो फिर से फिगर बनाना पड़ेगा। हमने क्या करते थे, इसके छोटा सा एक इनफाइनेटली स्मॉल एरिया लेते थे, उसको कैलकुलेट करते थे, फिर इंटीग्रेशन करते थे, तब आ जाता था टोटल फ्लक्स। तो वही फिर करना है। तो यहाँ पर हमने ds ले लिया। अब O पॉइंट से इस एरिया पे, छोटे एरिया पे एक सेंटर में पॉइंट ले लिया P, और O को P से मिला दिया। तो ये जो क्लोज सरफेस का इतना एरिया है नियर अबाउट स्फेरिकल है। तो इसका ये जो पार्ट होगा ये नियर अबाउट स्फेरिकल, जैसे क्या कहते हैं, कॉनकेव या कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव मिरर होता है, उस तरह का ऐसा आएगा, छोटा सा एरिया ऐसा, उसका सेंटर P है। तो ऐसे हमने जब यहाँ मिलाया O से P तक मिला दिया इसको, और इसकी दूरी क्या बताई, R बताई। अब ये क्योंकि बहुत छोटा एरिया है, तो ये और ये चाहे इसमें से इसको R ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, बहुत छोटा एरिया। अब देखिए इसका, इस कोण का जो यहाँ पर O पे पड़ रहा है उसका सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा बोल दिया। इसको डी ओमेगा भी बोल सकते हैं आप, इसको डी ओमेगा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सॉलिड एंगल। ठीक, और फिर उसके बाद हम OP वेक्टर के अलोंग ऐसे बढ़ा देते हैं। ये डायरेक्शन होगी हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, जो कि Q द्वारा यहाँ पर लगती है या आती है, तो OP के अलोंग होगी। तो E ये हो गया। और इस एरिया वेक्टर का वेक्टर कहाँ होगा, इस एरिया का वेक्टर कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, जो कि 90 डिग्री पे इससे ऐसे, तो 90 डिग्री पे ds। तो अब जो सिचुएशन बनी उसमें इस P पॉइंट पे E और ds के बीच का एंगल कितना है, थीटा एंगल है। बाद में जरूरत पड़ेगी, पहले डिस्कस कर लेते क्या क्या चीज़ कैसी है। अब तो क्लियर है क्या चीज़ है, डी ओमेगा क्या है, R क्या है, और ds क्या है, थीटा क्या है, और
एक बात और, इसमें अब ये इतनी चीज़ें डिस्कस हो गई। अब ओपी के अलोंग जो ओपी वेक्टर है, जो उसके अलोंग जो एक यूनिट वेक्टर ओपी के अलोंग क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, आर वेक्टर। इसको आर वेक्टर बोलते हैं, लेकिन ये ओपी के अलोंग होता है। अब इसको मैंने अलग भी दिखाया है, ओ से पी तक मिलाया, ds ये, और ये इस डायरेक्शन में जो है वो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर आर इस डायरेक्शन में। ठीक, तो अब चलिए ये आपका फिगर डिस्कस हो गया। अब हमारी बात वही है, व्हेन चार्ज इज सिचुएटेड इनसाइड द क्लोज सरफेस, क्यू चार्ज रखा है, हमें इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के कारण, इस पॉइंट चार्ज के कारण कैलकुलेट करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक E वेक्टर इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर, ये तो हो गया इसकी वैल्यू। और OP डायरेक्शन में ये E है और यूनिट वेक्टर R है, तो R यूनिट वेक्टर का गुणा करने पे ये टोटल डिफाइन हो जाता है, E वेक्टर एरिया कंप्लीट हो जाता है। ये इसकी मैग्नीट्यूड है, ये इसकी डायरेक्शन है। तो R यूनिट वेक्टर अलोंग OP डायरेक्शन, वो हमने बताया आपको। अब उसके बाद फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चार्ज के कारण इस पूरी एरिया पे कितना फ्लक्स होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए हम पुराने मेथड से करेंगे। डी फाई ई, इस एरिया पे कितना फ्लक्स होगा वो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे, डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर हुआ। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू रख दीजिए वेक्टर सहित। ठीक है, तो Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर इंटू R वेक्टर, ये हुई E की वैल्यू, और ये डॉट ds हो गया। तो इतना आ गया। अब इस इक्वेशन को यहां तक लाएंगे। सो इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। डी फाई इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 और ब्रैकेट में R वेक्टर डॉट ds वेक्टर अपॉन R स्क्वायर। देखिए R वेक्टर डॉट ds अपॉन R स्क्वायर, इतना ले लिया अलग। तो अब ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख के बताई कितनी होगी। अब देखिए आपका सॉलिड एंगल जो हमने बताया था, उसमें कैलकुलेट करने का बताया था कि टोटल एरिया ले लीजिए, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस, जितनी दूरी है उसकी सेंटर की से उसकी स्क्वायर का डिवीजन करेंगे तो सॉलिड एंगल आ जाएगा। तो सॉलिड एंगल या तो उस डेफिनेशन से लिख लिए या वेक्टर फॉर्म में लिखिए, आर यूनिट वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू का प्रोडक्ट और इन दोनों के बीच में एंगल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये हो गया, जो कि यहाँ पर हमने बताया था। तो डी एस ये आर वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाती है डी ओमेगा इक्वल टू आर यूनिट वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब इसका वैल्यू, इस वैल्यू का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट अप कर दिया तो क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी ओमेगा आ गया। ये हमारा सॉलिड एंगल है। ठीक, यहाँ तक पहुँचे। अब देखिए क्या करेंगे। अब देखिए हम दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि हमने छोटे एरिया का तो निकाल लिया, अब हमें पूरा होल सरफेस के कारण क्यू पे चार्ज निकालना है, वो फ्लक्स निकालना, क्यू इस यहाँ का फ्लक्स इस चार्ज के कारण निकालना है। तो यहाँ पर डी ओमेगा आप कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, ये भी डी फाई, इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे। अभी छोटे स्मॉल एरिया से डी ओमेगा पे बन रहा था ये, अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे ओवर एंटायर सरफेस, इधर भी, तो ये पूरे एरिया का टोटल फ्लक्स दे देगा। तो अब देखिए इधर दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाया तो ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, क्यू बाहर आ जाएगा, ये तो बाहर आएगा, क्यू अपॉन 4πε0 और इंटीग्रेशन एंटायर होल सरफेस डी ओमेगा। अब देखिए ये तो अपना फाई हो जाएगा। अब डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका ये मतलब है कि जैसे ये सरफेस है, इसको दोबारा बनाया मैंने, तो यहाँ पर मान लीजिए दो लाइन है, यहाँ पर छोटा सा एंगल बन गया डी ओमेगा। अब इसको हमने इंटीग्रेट करा तो यहाँ से ये लाइन घूम के पूरा ऐसे गोला बना देगी, स्फेरिकल बना देगी, स्फीयर बनाएगी, चाहे किसी भी
चाहे ये क्यूब टाइप का हो, चाहे रेक्टेंगल टाइप का हो, चाहे रैंडम आकार का हो, लेकिन वो इस पॉइंट पे हमेशा 4 पाई एंगल स्टार रेडियन का बनाएगा जो कि स्फेरिकल होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पाई स्टार रेडियन, 4 पाई स्टार रेडियन। तो ये वैल्यू पुट कर दी 4 पाई। अब 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिंपल से वैल्यू आ गई। इसको हम लिखेंगे फाई ई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अभी केवल हमारा थोड़ा सा आया है कि हमने यहाँ का निकाल लिया। अब इसको हम जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो जनरलाइजेशन में क्या है? इफ सेवरल पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 and so on are present in a closed surface, then net flux going out of the surface। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जैसे ये सरफेस है, ये मान लीजिए सरफेस है, इसमें यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ Q3 है और यहाँ Q4 है, ऐसे चार्जेस हैं। अब ये कह रहे हैं कि इस पूरी सरफेस पे यहाँ पर इस एरिया द्वारा कितना फ्लक्स आएगा इन सब चार्जों की वजह से। तो क्या तरीका हमारे पास? हमें ये फार्मूला मालूम है, Q अपन एप्सिलॉन नॉट एक चार्ज से कैलकुलेट करते हैं। ये एक चार्ज जो रखा है उसके कारण फ्लक्स पूरे एरिया पे कैलकुलेशन करा है। अब मान लीजिए Q1 तो इससे निकल गया, Q1 अपन एप्सिलॉन नॉट इस चार्ज के कारण हो जाएगा, ठीक है, फाई 1 मान लीजिए। अब Q2 से करा, वही लगाया, तो यहाँ पर फाई 2 आ जाएगा, मतलब फाई 1 यहाँ है, फाई 2 इस कारण फ्लक्स हो गया, Q3 के कारण फाई 3 है और Q4 के कारण फाई 4 है। तो ऐसे सो मैनी पॉइंट्स होंगे जिसके फ्लक्स जो है डिफरेंट होंगे। तो अब टोटल जितने चार्जेस हैं उनके सबके अलग अलग के जोड़ के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सेवरल पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन आर प्रेजेंट इन द क्लोज्ड सरफेस, देन नेट फ्लक्स मतलब टोटल गोइंग आउट ऑफ द सरफेस। नेट फ्लक्स का क्या मतलब है? इसमें माइनस भी हो सकता है, ये चार्ज प्लस है तो माइनस भी हो सकता है, तो माइनस होगा तो माइनस वैल्यू रखेंगे, प्लस वैल्यू रखेंगे। तो विद साइन अगर आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट विद साइन, तो जितना चार्ज आएगा उसको कैलकुलेट करके एप्सिलॉन नॉट का डिवीजन आ जाएगा। तो ये फार्मूला ऐसा आ जाता है, फाई ई इक्वल टू सिग्मा ऑफ Q, जितने Q's हैं, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी गॉस थ्योरम प्रूव हो गई, गॉस थ्योरम प्रूव्ड। अब देखिए कौन से, देख लीजिए क्या है हमारा स्टेटमेंट, टोटल फ्लक्स ऑफ इंटायर सरफेस क्या होगा? नेट चार्ज सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये गॉस थ्योरम इस तरह से हो जाती है कंप्लीट। ओके।